दोस्तों, अगर किसी फाइटर जेट की आपको कैपेबिलिटी देखना है तो वो तीन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो उसे पावर देने वाला इंजन, डेफिनेटली वो जितना ज्यादा ताकतवर होगा इंजन उतनी ज्यादा स्पीड होगी, रेंज वगैरह अच्छी होगी और उतने ही ज्यादा कंपोनेंट्स को रन कराने के लिए वो पावर को जनरेट कर पाएगा। तो हर हाल में इंजन बहुत ज्यादा प्रमुख इंग्रेडिएंट हो सकता है किसी भी फाइटर जेट को मजबूत बनाने के लिए। इसके बाद का जो नंबर आता है वो होता है उसका एवियोनिक्स, जो कि उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और सिचुएशनल अवेयरनेस के बिना आप किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। इसके बाद नंबर आता है वेपन्स का। वेपन्स भी इन दोनों की जितना ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका विस्तार जितना हो, जितनी इनकी रेंज वगैरह ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी फाइटर जेट के ताकत को अपग्रेड करने के लिए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये तीनों ही चीज़ों के ऊपर रशिया काम कर रहा है और अपने Su-57 को उसने इस लायक बनाया है कि वो भारत के MRFA टेंडर में पूरी तरह से बाजी पलटने के लायक बन चुका है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे MRFA प्रोग्राम का समय नज़दीक आ रहा है, क्योंकि आवश्यकता हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। शी जिनपिंग का थर्ड टर्नओवर शुरू हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना बैठा है। तो कहीं ना कहीं भारत की वायुसेना में फाइटर जेट की कमी हमें खल सकती है। इस वजह से अब भारत बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाला है अपनी वायुसेना का अपग्रेडेशन करना, यहाँ पर फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की नंबर्स बढ़ाना। ये इस समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो परिस्थितियाँ देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि MRFA प्रोग्राम में ज़्यादा डिले नहीं हो सकता और आने वाले कुछ ही समय में हम लोग देख पाएंगे कि इसके लिए संभवतः डील कर ली गई है। अब अगर अभी की बात की जाए मौजूदा समय की, तो राफाल F4 को आप सबसे मजबूत प्रतियोगी कह सकते हैं MRFA के लिए। इसके बाद कुछ और फाइटर जेट है जैसे यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिका का F-15EX। तो इन तीनों में से किसी एक को चुना जाएगा, यहाँ पर इस तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया कि रशिया इस टेंडर को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। 114 फाइटर जेट अगर भारत खरीदेगा तो ये जो देश बेचेगा ना, उसका पूरा कायाकल्प हो सकता है। इतना पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते थूक कम पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब रशिया इतना आसानी से भी ये टेंडर अपने हाथ से नहीं जाने देगा कि MiG-35 को या Su-35 को उतार कर और फिर यूं ही कंपटीशन हार गए। नहीं, इसके लिए वो जबरदस्त प्लानिंग करेगा और वापसी करेगा, ये मैंने आपसे कहा था। और Su-75 इसके लिए सबसे मजबूत प्रतियोगी हो सकता है, क्योंकि वो भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करता ही है जो हमारे MRFA प्रोग्राम को लेकर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ वो इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं बाकी सभी प्रतियोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, कुछ हद तक कमियां हैं उसमें, लेकिन बाकी के जो फाइटर जेट हैं वो तो 5th जनरेशन नहीं है, वो तो 4.5 जनरेशन के नाम से बेचे जा रहे हैं। तो वो कम से कम इन फाइटर जेट की तुलना में तो कई ज़्यादा सुपीरियर है। और यहाँ पर अगर हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को देखें, जो भारतीय वायुसेना चाहती है, तो वो ये चाहती है कि 4.5 जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स को एक्वायर किया जा सकता है। या अगर 4.5 जनरेशन का भी फाइटर हुआ तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी चाहिए जो कि 5th जनरेशन में और 6th जनरेशन में इस्तेमाल की जाएंगी। तो इन सब की वजह से राफाल M इसमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि रशिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने Su-57 को कई ज़्यादा पहले की तुलना में ताकतवर करके इस कंपटीशन में उतारा है। और जो फाइटर जेट के लिए तीन जो प्रमुख चीज़ें होती है जो फाइटर जेट को ज़्यादा ताकतवर बनाती है, वो तीनों की तीनों यहाँ पर चेंज कर दी गई है। जी हाँ, देखिए, अभी रिसेंटली रशिया की तरफ से जो सुखोई कॉर्पोरेशन है उसने Su-57 का एक टेस्ट फ्लाइट लिया और बताया जा रहा है कि ये टेस्ट फ्लाइट अपग्रेडेड Su-57 का था। यानी इसके अंदर कई सारे परिवर्तन पहले की तुलना में किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया सिचुएशनल अवेयरनेस पर, जिसके लिए 360 कवरेज देने वाले सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया। साथ ही AES रडार सिस्टम्स के ऊपर काम किया गया। और सबसे बड़ी बात जो कि आपको 6th जनरेशन में देखने के लिए मिलेगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत भी काम कर रहा है और जो MK Mark 2 आएगा, जिसे कि हम लोग 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहेंगे, उसके लिए स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल सुखोई 57 में किया जाएगा, जिससे क्या होगा, पायलट के कई सारे काम को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया करेगा। और जो पायलट का टोटल फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, ऑपरेशन के ऊपर। वो जिस काम को करने के लिए गया है उस काम को बड़े आसानी से कर पाएगा और ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएगा, क्योंकि प्लेन उड़ाने में उसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाने वाली है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर लिया करेगा। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ समय पहले ये भी बताया था कि Su-57 में इंजन को चेंज करना एक परम रिक्वायरमेंट बन चुका है।
तो वो भी होने वाला है। बहुत ही जल्द इसके अंदर इंजन भी चेंज किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, जो वेपन पैकेज है उसका भी विस्तार किया जाने वाला है। ज़्यादा रेंज वाले, ज़्यादा कैपेबल वेपन्स इसके अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे और रशिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है वो भी इसके अंदर शामिल की जाएगी, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। बताया जा रहा है कि 2026 तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन Su-57 में कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसके इंजन से लेकर इसका सिचुएशनल अवेयरनेस से लेकर इसका वेपन पैकेज सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि एक गेम चेंजर के अंदर होना चाहिए। और इसी वजह से मैंने आपको कहा शुरुआत में कि ये MRFA टेंडर में पूरी रूपरेखा ही बदल देगा। जो अभी तक हमें रफाल F4 सबसे मजबूत प्रतियोगी दिखाई दे रहा था, शायद इसके आ जाने के बाद रफाल F4 से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा संभावनाएं Su-57 की दिखाई देंगी। तो ये कुछ नए अपडेट निकल कर आए जो मुझे आपको बताने थे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।